कुछ पिक्टोरियल एक रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा आपको, और मैं चाहूंगा कि आप गेस करें कि ये सिम्टोमेटोलॉजी जो पिक्चर्स में दिख रही है ये किस रेमेडी की है, और उसी रेमेडी को आज हम डिस्कस करना चालू करेंगे। ध्यान से देखिएगा, एंड में आप लोग से पूछूंगा कि कौन सी है। अगर नेक्स्ट दिखाऊंगा तो आपको शायद कंफर्म हो जाएगा। इन 3 पिक्चर्स से, 3 पेजेस से आपको क्या लग रहा है कौन सी मेडिसिन की बात हो रही है? अच्छा, किसी को समझ में आ रहा है कि इन पिक्चर्स से क्या डिपेक्ट हो रहा है, क्या दिखाया जा रहा है? कोई भी एक वाइल्ड गेस लो, क्या लग रहा है? अर्जेंटम नाइट्रिकम। ओके, पॉइंट क्या है तुम्हारा रीजन फॉर अर्जेंटिंग नाइट्रिकम? सर शुगर एग्रीवेशन। शुगर एग्रीवेशन। देखो, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हम कहते हैं, पेशेंट की निगाहों में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम उसका चेहरा देखो, तुम्हें उसके चेहरे से देख के लग रहा है कि वो शुगर जो छिड़क के खा रही है वो एग्रवेट हो रही है। शी इज एंजॉइंग इट, वो प्लेजर के स्टेट में है, जीभ बाहर निकाल के कि जो चाहिए था वो मिल गया। सर एक कैलकेरिया कार हो सकता है। रीजन? कैलकेरिया का बोला है, उसका रीजन एक बार बताना। सर और भी पिक्चर्स जो थे वो भी दिखाओ। हाँ देखो, एक अर्जेंटम आया है, एक कैलकेरिया आया है। चलो मैं एक लास्ट पिक्चर दिखाता वो हूँ। फैमिली पे डिपेंडेंट है सर, इस मतलब कि थोड़ा सा वो मदर और फादर से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। गुड, मैं एक और पिक्चर दिखाता हूँ तो आप श्योर हो जाएंगे। अब कौन सा लग रहा है? कैलकेरिया कार। तो आज जो हम मेडिसिन पढ़ने वाले हैं वो है कैलकेरिया कार। जो प्रवीण ने यहां पर पॉइंट बोला कि प्रोटेक्शन, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना यहां पर, कि 2 पेरेंट्स के बीच में बच्चा बैठा हुआ है, दोनों को हग करा हुआ है। ये पिक्चर डिपिक्ट कर रही है कि कितना प्रोटेक्शन में जीना पसंद है कैलकेरिया काव पर्सनालिटी को। यही चीज इस फोटो से भी डिपिक्ट हो रही है। कैलकेरिया काव किस चीज से बना होता है? मिडिल लेयर ऑफ ऑयस्टर शेल से। ये ऑयस्टर शेल है, उसके बीच में ऑयस्टर शेल के दोनों भाग जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, प्रोटेक्टेड रहता है वो उसके अंदर। और जैसे ही देखेगा कोई बाहर से उसको अटैक कर रहा है, बंद, अपने प्रोटेक्शन में वापस चला गया। इसी तरीके से वो बच्चा जो बाहर वर्नेबल सिचुएशंस में जा रहा है, और जैसे ही उसे लगा कि नहीं यहां पर मेरा कोई प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट नहीं है, वापस घर में, वापस माता पिता के साथ में, पेरेंट्स के साथ में। ये जो और पिक्चर्स हैं जो इसमें डिपिक्ट कर रही हैं, मैं अभी ब्रीफ में आपको एक एक करके समझा देता हूं, फिर हम थ्रू आउट द मेडिसिन डिस्कस करेंगे इन पिक्चर्स को। एक की नोट सिम्टम्स हम कैलकेरिया कार में पढ़ते हैं कि स्वेटिंग बिहाइंड द नेक फ्रॉम द ऑसिपुट, फ्रॉम द नेप ऑफ द नेक एंड वेट्स द पिलो। ये पिक्चर उस सिम्टम को डिपिक्ट कर रही है कि इतना पसीना गिर रहा है पिलो से कि वो टपक टपक के नीचे उसने कंटेनर में इकट्ठा कर लिया है। ये जो आप सेकेंड पिक्चर देख रहे हैं ये डिपिक्ट करती है कैलकेरिया काप का डिलेड डेवलपमेंट, डिलेड माइलस्टोन। बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको वो बोलना सिखा रही है कि बेटा मम्मी बोलो। टाइमली, जिस टाइम पे बच्चे नॉर्मली बोलने लगते हैं, चलने लगते हैं, दांत आने लगते हैं, उस टाइम पे दांत ना आना, चल ना पाना, बोल ना पाना। वेरी सिमिलर पिक्चर टू ब्राइटा का पर्सनैलिटी, वेरी सिमिलर पिक्चर टू कैलकेरिया फॉस पर्सनैलिटी, very similar picture to Cilicia personality also.
बट उनमें अपने डिफरेंशिएशंस है जो हम आगे पढ़ेंगे। ये जो यहां पर आपने एक चीज मिस करी, आपने शुगर देखा, आपने ये नहीं देखा वो शुगर किसके ऊपर छिड़क के खा रही है। दैट इज एन एग। ग्रेट लॉन्गिंग, ग्रेट डिजायर फॉर एनी काइंड ऑफ एग इज द प्रोमिनेंट कीनोट ऑफ कैलकेरिया कार्ब। और यहां पर कॉन्स्टिपेशन, वो बोल रहे हैं कि प्रेस करो बेटा, निकालो। वो आराम से बैठा है, सोच रहा है क्या है, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एम्लोरेट्स द पेशेंट, डायरिया एग्रेवेट्स द कैलकेरिया कार्ब पेशेंट। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली ये प्रोटेक्शन वाली फोटो हमने डिस्कस करी। और जो एंड स्टेट पैथोलॉजी होती है कैलकेरिया कार्ब की, जब वो इतना वनरेबल हो जाता है कि उसको लगता है एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट मी, everybody is seeing me, everybody will see my weaknesses, वो पहचान लेंगे कि मेरी कमियां क्या है। उस स्टेट में कैलकेरिया कार्ब ऐसा रहता है। तो आज हम इसी कैलकेरिया कार्ब की पर्सनालिटी को एंड मेजरली, क्योंकि इट इज अ चाइल्ड रेमेडी, पीडियाट्रिक रेमेडी है हमारी, एक चिल्ड्रंस में बहुत ज्यादा यूज करी जाने वाली रेमेडी है, तो हम चिल्ड्रन साइकोलॉजी को रिलेट करते हुए कैलकेरिया कार्ब की पर्सनालिटी पढ़ेंगे। प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए जिसका भी ऑन है। अब ये मैंने आपको बता ही दिया कि मिडिल लेयर ऑफ ऑयस्टर शेल से बनता है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, आपने अपनी एलन कीनोट्स खोलिएगा, मैंने आपको लाने को बोला था। एलन कीनोट्स में आप देखेंगे कि कैलकेरिया कार्बोनिका ना लिख के कैलकेरिया ऑस्ट्रियरम लिखा है। ऐसा क्यों? बहुत सारे ऑथर कार्बोनिका लिखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ ऑथर कार्बोनिका लिखते हैं, तो फिर एलन ने ऑस्ट्रियरम करके क्यों मेंशन किया है कैलकेरिया को? क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे का? क्या यूं ही जस्ट अनदर नेम देने के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया? आप यहां सर पे ऑयस्टर सेल, मिडिल लेयर ऑफ ऑयस्टर सेल मिडिल लेयर ऑफ ऑयस्टर शेल से बनती है, पर ये ऑस्ट्रियरम देना उसका पर्पस, वो पर्पस नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि accurate analysis has shown that some portion of the phosphate is contained even in the whitest pieces taken from the oyster shells. Hence, it has been preferred to name it as above. हेरिंग अपनी किताब में जब कैलकेरिया को, अच्छा आपको एक और चीज बता दूं कि एलन कीनोट्स जो आप इतनी पढ़ते हैं वो 10 वॉल्यूम्स ऑफ हेरिंग गाइडिंग सिम्टम से बनी है। और हेरिंग गाइडिंग सिम्टम एक डिटेल्ड वर्जन ऑफ एलन कीनोट्स आप कह सकते हैं, एक एक्सप्लेन्ड वर्जन। और उसमें भी कैलकेरिया को कैलकेरिया ऑस्ट्रियरम लिखा गया है। उसका रीजन उन्होंने ये दिया है कि जब भी कैलकेरिया की प्रूविंग होती है और मिडिल लेयर ऑफ ऑयस्टर शेल से वाइटेस्ट पीसेस उठाए जाते हैं, उसमें भी प्योर कार्बोनेट नहीं रहता, उसमें कुछ पोर्शन ऑफ फॉस्फेट होता है। तो इसको कैलकेरिया कार्बोनिका प्योरली कहना नाइंसाफी होगी। इस वजह से ये ऑस्ट्रियरम नाम दिया गया है। और इसको ही दो लोग कंफर्म करते हैं इसी सेम बात को। एक विलियम आईडी पियर्स, वो कहते हैं आवर रेमेडी इज नॉट अ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट एंड फॉर दैट रीजन हेरिंग प्रिफर्ड टू कॉल इट कैलकेरिया ऑस्ट्रियरम and you will find it so mentioned in some books. It is however usually referred to as calcaria carb. तो ये इसका एक रीजन हो गया कि इसको ऑस्ट्रियरम क्यों कहा जाता है और कार्बोनिका क्यों नहीं कहा जाता है कुछ मेडिसिन में या कुछ बुक्स में जो हम पढ़ते हैं। ये वो ऑयस्टर शेल है जिसके बीच में आपको कैलकेरिया कार्ब के पीसेस मिलते हैं, जहां से हमें कैलकेरिया कार्ब दवाई मिलती है। पहली बार इसकी प्रूविंग डॉक्टर हेनिमन ने क्रॉनिक डिजीज में करी थी, जहां पर उन्होंने 1090 सिम्टम्स लिखे थे प्रूवर्स के, और वो 3rd से 12th एटेन्युएशन में प्रूव करा गया। फिर थोड़ा आगे प्रूविंग बढ़ी, जब 2nd एडिशन आया तो 1631 सिम्टम्स आए और धीमे धीमे करके ऐसे ही प्रूविंग बढ़ती गई। एमएम प्यूरा में, जो कि क्रॉनिक डिजीज के पहले आती है, वहां पर भी आपको कैलकेरिया मिलेगा, पर कंफ्यूज मत होइएगा, वो कैलकेरिया एसीटेट के हैं, कैलकेरिया कार्ब के नहीं है। तो आप वहां पर कंफ्यूज मत होइएगा कि हमें प्यूरा में भी दी हुई है, यहाँ क्यों नहीं दी हुई है। ऑल्दो कैलकेरिया कार्ब में जब लिखा गया तो एसीटेट के सिम्टम्स उसमें जोड़ दिए गए। और उसके बाद अगर हेनिमन के बाद कोई एक्सटेंसिव प्रूविंग करी है किसी ने, तो डॉक्टर टीएफ एलन ने अपनी मटीरिया मेडिका में करी है। ठीक है, हनीमन ने एनिमलाइज्ड फॉर्म यूज किया था कार्बोनेट ऑफ लाइम का,
एक्शेल या क्रैब आई या क्रैब स्क्रॉल या यूं करके कोई आर्टिफिशियल सिंथेटिक या मिनरलिक फॉर्म में नहीं लिया, एनिमलाइज फॉर्म जो था उसी में उठाया, क्योंकि उनका और कई मॉडर्न प्रैक्टिशनर्स का भी मानना था कि मिनरल फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड एंड हेंस लूजिंग इट्स केमिकल एंड मैकेनिकल क्वालिटीज, जो उसकी केमिकल मैकेनिकल क्वालिटीज है, अगर हम मिनरल वाला कंपाउंड यूज करते हैं तो वो लूज कर जाते हैं। और एनिमल कंपाउंड इजीली स्टमक में डाइजेस्टेबल भी है, इस वजह से भी एनिमल कंपाउंड यूज करा जाता है। अब आपको अपनी अपनी एलन की नोट्स खोलनी है और एलन की नोट्स की इन पहली 2 लाइंस को बहुत अच्छे से फोकस करके पढ़ना है, क्योंकि अगर आपको कैल्केरिया कार्ब को समझना है, कैल्केरिया कार्ब कैसी होती है, क्या पर्सनालिटी होती है, तो यहां जो 2 हाइलाइटेड टर्म्स आप देख रहे हैं, अगर आपने इन टर्मिनोलॉजीज को समझ लिया तो आपने कैल्केरिया कार्ब पर्सनालिटी को भी समझ लिया। एलन की नोट्स में एलन लिखते हैं कि ल्यूकोफ्लेग्मेटिक, ब्लॉन्ड हेयर, लाइट कंप्लेक्शन, ब्लू आईज, फेयर स्किन, टेंडेंसी टू ओबेसिटी इन यूथ, सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन, पेल, वीक, टिमिड, इजिली टायर्ड व्हेन वॉकिंग। अब हम ल्यूकोफ्लेग्मेटिक पढ़ते हैं कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ल्यूकोफ्लेग्मेटिक, टेम्परामेंट कैसा है, ल्यूकोफ्लेग्मेटिक। क्या समझते हैं आप इस ल्यूकोफ्लेग्मेटिक टर्म से? क्या डिफाइन करता है, क्या होगा ल्यूकोफ्लेग्मेटिक, कैसा होगा ल्यूकोफ्लेग्मेटिक टेम्परामेंट वाला पेशेंट, कोई बताएगा? और एक और चीज, फ्लेग्मेटिक पढ़ते आ रहे थे हम, फ्लेग्मेटिक टेम्परामेंट, कोलेरिक टेम्परामेंट, मेलैंकोलिक टेम्परामेंट, तो ये ल्यूकोफ्लेग्मेटिक क्या है? और अगर डॉक्टर एलन ने अपनी किताब में फर्स्ट लाइन में लिखा है तो मतलब इंपॉर्टेंट है। और जनरली जो अपनी फर्स्ट 2-3 लाइनों में लिखते हैं वो पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को, पेशेंट के बेसिक नेचर को डिफाइन करते हैं। तो फ्लेग्मेटिक हो गया या ल्यूकोफ्लेग्मेटिक हो गया, सोरिक पे तो हम बाद में आएंगे। इससे क्या समझते हो आप, क्या होता है ये? पहले कभी फ्लेग्मेटिक सुना है? अच्छा चलो मैं ये बता दूं कि ये ल्यूकोफ्लेग्मेटिक इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि सिर्फ एलन की नोट्स में नहीं, अगर आप डॉक्टर क्लार्क की मटीरिया मेडिका खोलेंगे, डॉक्टर नैश की मटीरिया मेडिका खोलेंगे, हर जगह पे यही चीज मेंशन करी गई है, दिस रेमेडी इज पर्टिकुलरली अडैप्टेड टू द रियल ल्यूकोफ्लेग्मेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, असली ल्यूकोफ्लेग्मेटिक जो होते हैं। कैल्केरिया ऑन द कॉन्ट्रेरी हु कैन नॉट बी बेटर एक्सप्रेस देन इन द टर्म, देखो क्या बोल रहे हैं, Calcarea is on the contrary what cannot be better expressed than in the term used by Henry N. Guernsey। वो बोलते हैं अगर एक टर्म है जिससे कैल्केरिया को बहुत अच्छे तरीके से टोटलिटी में एक्सप्लेन किया जा सकता है, then that term is ल्यूकोफ्लेग्मेटिक टेम्परामेंट। और ये गरेंसे लिखते हैं, और गरेंसे वो थे जिन्होंने एलन कीनोट से पहले कीनोट टाइप ऑफ मटीरिया मेडिका लिखी थी। पहली कीनोट टाइप ऑफ मटीरिया मेडिका डॉक्टर गरेंसे ने लिखी थी, फिर एलन की नोट्स आई थी। ये अलग अलग आपको सोर्सेस दिखा रहा हूं कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। बोरिक पे लिखते हैं ल्यूकोफ्लेग्मेटिक टेम्परामेंट, डॉक्टर हेरिंग लिखते हैं, और डॉक्टर हेरिंग में ये जो इनकी मटीरिया मेडिका में ये जो 2 डैश के आगे सिम्टम लिखे रहते हैं ना, ये सबसे प्रोमिनेंट और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स माने जाते हैं। और इसमें वो लिखते हैं ल्यूकोफ्लेग्मेटिक टेम्परामेंट इन चाइल्डहुड। अब ल्यूकोफ्लेग्मेटिक अगर आपको समझना है तो एक बहुत बेसिक ब्रेकडाउन इसको कर लो। एक है ल्यूको टर्म और एक है फ्लेग्मेटिक जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं, टेम्परामेंट जब आप पढ़ते हैं। फ्लेग्मेटिक का बेसिक मतलब होता है नॉट इजीली एक्साइटेड टू एक्शन और पैशन, काम और स्लगिश टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। ऐसे लोग जिनको बहुत इजीली आप किसी भी काम के लिए एक्साइट नहीं कर सकते, किसी भी इमोशन के लिए एक्साइट नहीं कर सकते, बहुत लेड बैक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, आराम से काउच पोटैटो टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होते हैं।
करना होगा कर लेंगे, गो गेटर टाइप के नहीं है, आराम से देख रहे हैं कि दुनिया कहां से कहां जा रही है, कितना काम हो रहा है, कौन कितनी मेहनत कर रहा है, खुद नहीं करेंगे कभी। ऐसी पर्सनालिटी होते हैं फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट वाले। और ल्यूको जो यहां पर आता है वो कैलकेरिया के फिजिकल अपीयरेंस को सिग्निफाई करता है। द फेयर थिंग दैट वी आर टॉकिंग इन कैलकेरिया, फेयर फ्लैट फ्लैबी आप पढ़ते हो, ये जो व्हाइट है ना उसके फेयर वाले सिम्टम को सिग्निफाई करता है ल्यूकोफ्लेगमेटिक। डॉक्टर कांजीलाल लिखते हैं इट इज नथिंग बट अ फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट इन अ फेयर कॉम्प्लेक्सेंट इंडिविजुअल। ल्यूकोफ्लेगमेटिक से कंफ्यूज मत होइए, ये सिर्फ एक फेयर कॉम्प्लेक्शन इंडिविजुअल में फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट का प्रोमिनेंट होना है। The fair complexion is not so much due to fairness of the skin as due to the different degrees of pallor और anemia। अच्छा, अब एक और बात समझिए कि ये फेयरनेस वैसी नहीं है कि एकदम गोरा चिट्टा है तो एकदम हम बोलेंगे कि बहुत सुंदर दिखने वाला फेयरनेस। एक चौकी अपीयरेंस बोलते हैं, चौक से बनता है, लाइम से बनता है, हम लोग पढ़ते हैं ना, ये एक चौकी अपीयरेंस की बात हो रही है, जो एक पेल व्हाइट काइंड ऑफ कलर है। जब अनीमिया होता है तो हम पेलर चेक करते हैं ना, आंखों में ऐसे नीचे करके, तो हम क्या देखते हैं, अगर व्हाइट होता है, एक पेलनेस होती है, तो हम बोलते हैं हाँ शी इज एनीमिक और ही इज एनीमिक। तो वैसा काइंड ऑफ व्हाइट टेक्सचर, वो फेयर एक अट्रैक्टिव टाइप का नहीं, एक पेल टाइप का, उसमें अगर लेजीनेस, लेथार्जीनेस, एक स्लगिशनेस मिल रही है, एक कामनेस मिल रही है, कुछ भी बोल लो, कुछ भी करवा लो, वो नहीं करेगा, आराम से बैठने वाला, वैसी पर्सनैलिटी को हम कैलकेरिया का पर्सनैलिटी कहते हैं। और अगर आपने ल्यूकोफ्लेगमेटिक को समझ लिया तो आप आगे की कैलकेरिया की सारी पैथोलॉजी को समझ लेंगे। डॉक्टर किन्नर भी अपनी रेपर्टरी में फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट में सबसे प्रोमिनेंटली कैलकेरिया को और पल्सेटिला को बोलते हैं। दो ऐसे हैं जो फ्लेगमेटिक में आते हैं और उन्होंने लिखा भी है उसके सामने, इंडोलेंट, स्लो, टॉर्पिड। बहुत ही ढीले, बहुत ही आलस से भरे लोग जो होते हैं वो होते हैं कैलकेरिया पर्सनालिटी। अब फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट में और क्या चीज है? That is why the phlegmatic temperament is so psychic, impressionable, and mediumistic and empathetic. When in a present humor, they are gentle, sweet, and mild, and have a yielding disposition and a tendency to try to please everyone. अब आप एक बात समझिए, एलन कीनोट्स में आपको एक लाइन पढ़ी मिलेगी कि grows fat, unwieldy, या फिर एक बार एलन कीनोट्स अपनी खोलिएगा, शुरुआत की लाइंस पढ़िएगा एलन कीनोट्स में, उसमें एक लाइन लिखी है कि ग्रोस फैट, डिस्पोज टू ग्रो फैट करके लिखा होगा और बोल्ड में होगा ग्रो फैट। अब आप इसकी पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करिए। ये जो बच्चा है जो कैलकेरिया का पर्सनालिटी लेके आ रहा है, ये पैदाइश से ही ऐसा है, ये आगे जाके चीजें खा के ऐसा नहीं बना है। फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द कंसेप्शन, वो ऐसा ही पर्सनालिटी है जो कि बचपन से ही एक फैट फ्लैबी नेचर का है, जिसकी मसल्स तो हैं पर फ्लैबी हैं। वो मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, टाइट नहीं है, उससे स्ट्रेंथ नहीं है, पर वीकनेस है, जो आपको दूर से देखने में तो बहुत चौड़ा सा दिखेगा, आप डरोगे, लेकिन आप उससे थोड़ा सा भी जाके मारोगे तो वो पकड़ के रोने लगेगा अपना किनारे जाकर, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है, बस मास है। इसी चीज को ल्यूकोफ्लेगमेटिक हम कहते हैं। ड्रॉप्सिकल हैबिट ऑफ द बॉडी विद वाइड ब्लोटेड स्किन, और इसी ल्यूकोफ्लेगमेटिक की बॉडी में ये ड्रॉप्सिकल, ड्रॉप्सिकल मतलब एक तरीके से फूली फूली बॉडी, जो आप, अगर हम बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो तैमूर अली खान की बचपने वाली, जो अभी तो थोड़ा पतला हो गया है, जो प्रॉपर बचपन वाली एक इमेज आप देखते होंगे, उसमें अगर आपने फोटो देखी होगी तो वो पूरा कैलकेरिया का पर्सनालिटी टाइप का बच्चा दिखता था, कि एकदम गोरा चिट्टा प्लम्पी, एकदम वैसा टाइप ऑफ चाइल्ड अगर आपको दिखे तो वो सिग्निफाई करता है ल्यूकोफ्लेगमेटिक टेम्परामेंट को। The word can define the totality of calcaria patient very well, be it chalky complexion, chubby dropsical body type, tendency to obesity, sluggish in his or her attitude. ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा काम देने के बाद वो स्लगिश हो रहा है और पहले बहुत कर रहा है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा भी काम उसको एक्साइट कर देगा, एग्रवेट कर देगा, वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो इनर्टली वीक है, इनर्टली स्लगिश है, उससे वो काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी बोन्स तो है पर वो स्ट्रांग नहीं है।
वो बस ऊपर मास है, उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है उसमें। और ऐसी ही पर्सनालिटी में अगर बहुत जल्दी जल्दी आपको दिखे कि वो कोल्ड पकड़ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी बुखार हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी कोराइजा हो रहा है, साइनोसाइटिस हो रहा है, टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, जितनी भी ग्लैंड्स होती है ना वो बहुत जल्दी एनलार्ज हो रही हैं, तो दैट इज आल्सो अंडर ल्यूकोफ्लेग्मेटिक टेम्परामेंट। The patient takes cold readily and is filled with mucus, phlegm, be it from any disease. कुछ भी होगा तुरंत ठंडी पकड़ लेगा, तुरंत स्वेटिंग चालू हो जाएगी। स्वेटिंग विदाउट एक्सर्शन जो हम बोलते हैं, एक स्वेटिंग होती है कि आपने काम किया, आपने मेहनत करी, बच्चा बाहर जा रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, तो स्वेटिंग हो रही है। रात में सोते हुए कौन सी मेहनत होती है? बच्चा रात में आराम से सो रहा है, फिर भी पूरा तकिया भीग जा रहा है, इतनी स्वेटिंग है। इस टाइप की पर्सनालिटी को कैलकेरिया का आप सोचिएगा। नॉर्मल भागने दौड़ने पे पसीना आ रहा है तो वो एक्सेसिव स्वेटिंग में नहीं आएगा, प्रोफ्यूज स्वेटिंग में नहीं आएगा जिसमें आप कैलकेरिया देंगे। थोड़ा सा मम्मी ने बोला जरा बेटा इसको उठा के उधर रखना, ये मैंने उठाया और 2 कदम जाके उधर रखा, माथे पे पसीना, पीछे पसीना चालू हो गया। स्लाइटेस्ट एक्सर्शन से पसीना आना, ये होता है ल्यूकोफ्लेग्मेटिक टाइप ऑफ टेम्परामेंट। अब एक आपने पढ़ा कि स्लो, फेयर, फैट, फ्लैबी, एकदम आलस्य से भरा हुआ ल्यूकोफ्लेग्मेटिक, जो इजीली कोल्ड ले लेता है और इजीली स्वेट करता है। एक है सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन है, डॉक्टर एलन लिखते हैं। अगर आपको इसके सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो आपको ग्रोवोगल का एक क्लासिफिकेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कार्बोनाइट्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन को सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जो हनीमैन जिसको सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं वो उसको कार्बोनाइट्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनसफिशिएंट ऑक्सीजनेशन एंड द डिजीज इट प्रोड्यूसेस आर कॉल्ड डिजीज ऑफ रिटार्डेड न्यूट्रिशन। अब इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। कैलकेरिया कार्ब पर्सनालिटी में स्ट्रेंथ क्यों नहीं आती? आपने पढ़ लिया ल्यूकोफ्लेग्मेटिक में कि नहीं होती स्ट्रेंथ, नहीं बनता मसल, नहीं होता मास ही मास होता है, स्ट्रेंथ या फिर बोन में स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग नहीं है। और ऐसा क्यों हो रहा है? Because he belongs to the Soric constitution that is defined by Dr. Hahnemann and the carbonitrogennoid constitution that is defined by Grof-Vogel. उनका न्यूट्रिशन में रिटार्डेडनेस है, न्यूट्रिशन में डिफेक्ट है। और डिफेक्ट कैसा है? ऐसा नहीं है कि उसको खाना कम मिल रहा है, खाना प्रॉपर मिल रहा है, पर असिमिलेशन में दिक्कत है। उसको प्रॉपर कैल्शियम मिल रहा है पर बोन्स में वो कैल्शियम नहीं पहुंच रहा है। आप मार्क उसको कैल्शियम के वो देते रहिए, सप्लीमेंट्स देते रहिए, पर उसकी बोन्स स्ट्रांग नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि दिक्कत उसके एसिमिलेशन में है, खाने में दिक्कत नहीं है, खा तो हो रहा ही था, वो डाइजेस्ट होके अंदर असिमिलेट नहीं हो पा रहा है बॉडी। ये है उसमें जो फर्क होता है बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से। और डॉक्टर केंट आगे मैं आपको दिखाऊंगा, वो लिखते भी हैं कि अगर बेसिक कोई कैल्शियम की कमी है तो बहुत सारी रेमेडी हो सकती है, पर जिसमें असिमिलेशन की दिक्कत है वहां कैलकेरिया ज्यादा प्रोमिनेंट होगी। इट्स चीफ एक्शन इज सेंटर्ड इन द वेजिटेटिव स्फीयर। ये डॉक्टर बोरिक अपने इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, impaired nutrition being the keynote of its action। ये जो न्यूट्रिशन का इंपेयरमेंट है, ये जो असिमिलेशन का इंपेयरमेंट है, जो भी चीजें खा रहा है वो डाइजेस्ट हो रही हैं पर असिमिलेट नहीं हो पा रही। और फर्क फिर क्या आ रहा है? ग्लैंड्स एनलार्ज हो जा रही हैं, स्किन में इरप्शंस आ रहे हैं, बोन वीक हो जा रही हैं, इजीली टूट सकती हैं। इस तरीके से चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। इसी को डॉक्टर केंट बहुत ही ब्यूटीफुली इस इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में एक्सप्लेन करते हैं, जो कि असिमिलेशन की बात होती है। If you were about to produce a calcareous subject to order, you could do so by feeding him lime or lime water until the digestive organs were so debilitated that they could no longer digest lime, and then the tissue would be increasingly deprived of what they need and give us the lime subject, the bone salt inanitation। अब 2-3 चीजें क्लियर कर लीजिए। यहाँ लाइम की बात हो रही है, वो कैल्शियम की बात हो रही है। वहां लाइम से वो कैल्शियम बोलना चाह रहे हैं। दूसरी चीज, ये जो बोन सॉल्ट इनएनिटेशन की बात हो रही है, डॉक्टर केंट कहते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा है,
उसको आप दिख रहा है कि वो कैल्शियम की कमी से सफर कर रहा है और उसकी वजह से उसको दिक्कत आ रही है, आप उसको कैल्शियम देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए। थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि वो कैल्शियम एक्सेसिव खाने की वजह से भी कैल्शियम डाइजेस्ट होना बंद हो गया है और वो और रिटार्डेड स्टेट में पहुंच गया है। पर वो कहते हैं कि ये ओरिजिनल कैलकेरिया पर्सनालिटी, नेचुरल कैलकेरिया पर्सनालिटी नहीं होती। कैलकेरिया पर्सनालिटी वो है जो बचपन से, पैदा होने के बाद से ये असिमिलेशन का प्रोसेस नहीं कर पा रही है, ये डाइजेशन ऑफ कैल्शियम नहीं कर पा रही है और इस वजह से फिर दिक्कत हो रही। यहां जो लिखते हैं, बट द नेचुरल लाइन केसेस आर दोज दैट हैव अ नेचुरल सिकनेस, आर born with an inability to digest the lime that is in their natural food, and they grow fat and flabby and produce deficient bones. खा रहा है, खाना मिल रहा है, सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, पर उसकी बॉडी की ये वीकनेस है कि वो उस चीज को असिमिलेट नहीं कर पा रहा है और इसी वजह से वो वीक हो रहा है। और ये जो सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन और ल्यूकोफ्लेग्मेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इसका बेस बनता है ना पैदा होने के बाद, यही आगे जाके कैलकेरिया पर्सनालिटी को डेवलप करता है। ये 4 लाइन, ये आप अपनी एलन की नोट्स में मार्क कर लीजिए या इस फोटो को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसको अलग से लिख लीजिएगा। दिस इज द सॉइल ऑफ कैलकेरिया कार्प पेशेंट। ये वो बेस है जिसपे कैलकेरिया कार्प को आपको समझना है। हर पेशेंट पे जिसपे आप कैलकेरिया कार्प प्रिस्क्राइब करेंगे, इसमें से एक पॉइंट जरूर ढूंढने की कोशिश करिएगा उसके बैकग्राउंड में। ये अगर इनमें से एक भी नहीं है, then there is a doubt that the patient is calcarea or not. ये डाउट आपको पैदा होना उस समय आना चाहिए कि आप जो कैलकेरिया दे रहे हो क्या वो एक्चुअल में कैलकेरिया है, क्योंकि इसमें ये बेसिक्स, ये बेस पिलर्स नहीं है कैलकेरिया के। अब सॉइल जो मैंने आपको बोला उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। एक फेयर फैट फ्लैबी जो हम हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हैं बहुत सारी किताबों में, लेक्चर्स में। जिस्ट क्या है? वही ल्यूकोफ्लेग्मेटिक टेम्परामेंट। इम्पेयर्ड एसिमिलेशन, जिस्ट क्या है? सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन जो एलन लिखते हैं। स्वेट्स प्रोफ्यूजली एंड टेक्स कोल्ड इजिली इन कॉन्सिक्वेंस। अब आप इस चीज को एलन की नोट्स में पढ़िएगा, ये लाइन कि स्वेट्स प्रोफ्यूजली एंड टेक्स कोल्ड इजिली इन कॉन्सिक्वेंस। ज्यादा पसीना आ रहा है, इस वजह से जल्दी जल्दी उसको ठंडी लग जाती है, उस कंपेंसेटिंग मैकेनिज्म में उसको सर्दी लग रही है। सिर्फ सर्दी बहुत जल्दी नहीं लग रही है, इन कॉन्सिक्वेंस टू द स्वेटिंग ही इज गेटिंग कोल्ड। इस चीज को आपको समझना है कि थोड़ा सा भी कुछ काम किया, थोड़ा सा भी कुछ हुआ, तुरंत पसीना आया। अब कहीं भी गया पसीना तुरंत सूखेगा, तुरंत कुछ होगा, पसीने में हवा लगेगी, तुरंत ठंडा लग जाएगा। मेरे से बोला किसी ने, अभी ये रूम बंद है, इससे बाहर जाइए, थोड़ा काम करके आइए। मैं बाहर काम करने गया, तुरंत मेरे को भर के पसीना आया, क्योंकि I am assuming that I am a calcarea carp personality. As soon as I come back, I open the fan, I open the AC, and तुरंत I take the cold. This kind of जो cause and effect का रिलेशन है ना, वो मिलेगा कैलकेरिया कार्प में। और साथ में क्या मिलेगा? ये कहां कहां अटैक करेगा? स्किन पे, ग्लैंड्स पे और बोन्स पे, और डिलेड डेवलपमेंट और इम्प्रॉपर ऑसिफिकेशन मिलेगी। जो आप एलन की नोट्स में नेक्स्ट पैराग्राफ में जो लाइंस पढ़ोगे आप, कि उसके सूचर्स और फंटिनल्स क्लोज नहीं हो पा रहे हैं, डिलेड माइलस्टोन है, चल धीमे से रहा है, देर से रहा है, बोल लेट से रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका न्यूट्रिशन जो उसको चाहिए होता है, जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जो कैल्शियम उसको बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाहिए, वो आ रहा है, पर उसके अंदर असिमिलेट नहीं हो पा रहा है। और जब आप ऐसे पेशेंट्स में कैलकेरिया का प्रिस्क्राइब करते हैं, दिस असिमिलेशन प्रोसेस इज ईज आउट, ये चालू हो जाती है और इस वजह से उनकी ग्रोथ अच्छी होने लगती है। ऐसे एन नंबर ऑफ केसेस मैंने देखे हैं जहां कैलकेरिया कार्प जैसी पर्सनालिटी मिली, कैलकेरिया कार्प प्रिस्क्राइब हुई, एंड वो बच्चा जो अभी वीक था, बोन्स में वीक था, यहां पर वो स्ट्रांग होना चालू हो गया है। तो ये बेसिक सॉइल आपको बैकग्राउंड में, माइंड में रखनी है कि ये एक बेस है, इसको कहीं हिलने डुलने मत दो।
फिर इसके आगे समझो कि क्या क्या हो रहा है। और इसी को डॉक्टर एमएल टाइलर ने एक पोयम लिख के पर्टिकुलरली जिस्ट बता दी है कि व्हाट इज कैलकेरिया काम। विद द चॉकी कंप्लेक्शन गोज फैटनेस विदाउट फिटनेस, स्वेटिंग विदाउट हीट। अब ये देखो पॉइंट, गर्मी से स्वेटिंग नहीं है, नेचुरल टेंडेंसी टू स्वेट है। पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, फिर भी स्वेटिंग हो जा रही है। रात में आप ऐसे पेशेंट में जब हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर हम केस टेकिंग करते हैं तो हम पूछते हैं कि जब हम पूछते हैं कि आपके बच्चे को रात में जब सोता है तो कहीं पसीना वसीना आता है, तो माता पिता कभी बोलेंगे हाँ सर पसीना आता है इसको। तो पूछते हैं हम लोग कहाँ पर आता है, कौन से बॉडी पार्ट पे ज्यादा आता है, तो कहते हैं पीठ पे ज्यादा आता है, आर्मपिट्स में आता है, सर के पीछे बहुत आता है। अब तब आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे कि पंखा चलता है तो भी आता है, सर्दियों में भी आता है, सर्दियों में पंखा नहीं चलता, सर्दी में अपने आप नेचुरल टेम्परेचर ऐसा कि पसीना नहीं आना चाहिए। देन वहां पर बोलेंगे पेरेंट्स कि सर सर्दी में भी आएगा, पंखा चल रहा होगा तो भी पसीना आएगा रात में, तब भी तकिया गीला होगा। दिस इज कैलकेरिया का। यहां पर कंफर्मिटी होती है। सिर्फ पूछने से स्वेट, हाँ स्वेट होता है, हाँ बहुत ज्यादा होता है, कैलकेरिया का नहीं। स्वेट कहां होता है, यहां पर पीछे होता है, कैलकेरिया का नहीं। सिलीशिया में भी है, आप जाके चेक करिए, एलन की नोट के रिलेशन में पढ़िए, स्वेट प्रोफ्यूजली वेट्स द पिलो इज इन सिलीशिया आल्सो। पर बाकी की चीजें, बाकी की टेम्परामेंट, बाकी की पर्सनैलिटी और उसके पर्टिकुलर सिम्टम का डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है रेमेडी सिलेक्शन के लिए। बोन्स विदाउट स्ट्रेंथ, टिश्यू ऑफ प्लस क्वांटिटी एंड माइनस क्वालिटी। देयर इज अ लॉट ऑफ टिश्यू बट ऑफ नो क्वालिटी, there is only quantity in them. Mere flabby bulk with weakness and weariness, and this is the picture that is of calcaria calm, जो एमएल टाइलर अपनी पोएम में डिस्क्राइब करते हैं।